स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर में हमने देखा कि जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, वही कहलाते हैं उसके एटॉमिक नंबर, मतलब एटम का नंबर। तो एटम का नंबर क्या हुआ? जितने भी किसी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए वही उसका एटॉमिक नंबर हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा मास नंबर, और मास नंबर में हमने देखा कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो वो कहलाता है उस एटम का मास नंबर, यानी कि उस एलिमेंट का मास एक तरह से। ठीक है। फिर उसके अलावा हमने जाना है कि हमारे एटम के अंदर इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आज के कंसेप्ट भी हमारा इन्हीं से जुड़े हुए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जुड़े हुए, जो कि हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं हमारे किसी भी एलिमेंट के वो अलग अलग एटम्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं नेचर में नेचुरली, जिसमें उनका एटॉमिक नंबर तो होता है सेम लेकिन मास नंबर हो जाता है डिफरेंट। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं कि एटॉमिक नंबर हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर हुआ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। तो ये कह रहा कि अगर कोई एक ऐसा एटम है, किसी एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स है जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचुरली, अब उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ? भाई देखो, एटॉमिक नंबर तो सेम है सबका, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में ही क्या होंगे? सभी एटम में बराबर होंगे। किसी भी एक एलिमेंट के जितने मर्जी एटम हो, ठीक है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सबके क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन अगर उनका डिफरेंट है मास नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? मास नंबर में कौन सी दो चीजें थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो ये कह रहा है कि सभी एटम में क्या होंगे? बराबर होंगे। और मास नंबर अगर डिफरेंट है तो किसकी वजह से हुआ? दूसरे फैक्टर की वजह से हुआ होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? कई बार एटम्स के अंदर अलग अलग नंबर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं जो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनके एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, जिस वजह से उनका मास नंबर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। और उन्हीं अलग अलग एटम्स को हम क्या कह देते हैं? उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कह देते हैं। तो आइसोटोप्स क्या हुए? उसी एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट, उसी एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में बराबर है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। किसके डिफरेंट होने की वजह से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि सेम होता है इनका एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट होता है इनका मास नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो सेम है, ये कह रहा प्रोटॉन तो सेम है, तो डिफरेंट हुए न्यूट्रॉन। अब ये कह रहा है जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट्स के जो अलग अलग एटम्स हैं, ये कह रहा है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ये कह रहा है कि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इनकी सबकी सेम है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इनकी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स, वो कह रहा है कि उनकी अगर अलग अलग एटम्स भी कौन से? जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है जिनमें। ठीक है। अलग अलग एटम ऐसे भी हो सकते हैं कि एक एलिमेंट के कई सारे एटम है पर उनके प्रोटॉन भी सेम है और न्यूट्रॉन भी सेम है, तब वो अलग आइसोटोप नहीं कहलाएगा, तब वो एक ही आइसोटोप है। ठीक है। लेकिन अगर एक एलिमेंट के अलग अलग एटम, ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन तो सेम है पर न्यूट्रॉन डिफरेंट है, वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो कह रहा है उन आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो हो जाती है सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है डिफरेंट। देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा हाइड्रोजन आइसोटोप्स। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो तीन तरह के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तीन तरह के आइसोटोप्स मतलब, यानी कि उसके जो एटम्स हैं वो तीन फॉर्म में जो है तीन अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। अब ये कह रहा है एक आइसोटोप ऐसा है जिसका नाम है प्रोटियम। ठीक है। ये कह रहा है आइसोटोप एक ऐसा है जिसका नाम है प्रोटियम, और प्रोटियम में जो होता है उसमें हाइड्रोजन को हम H से सिंबल से रिप्रेजेंट करते ही एलिमेंट को। उसमें कह रहा कि नीचे भी बना रहा ऊपर भी बना रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है ही, साथ में मास नंबर भी क्या हो गया? 1 हो गया। क्योंकि याद है आपको लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था
कि नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं हम मास नंबर, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सिंबल के साथ। तो कह रहा अगर एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन ही होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, और ये कह रहा अगर मास नंबर भी 1 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी 1 है, और प्रोटॉन पहले से ही 1 है, तो न्यूट्रॉन इसका मतलब क्या हुआ? 0 हुआ इसका। भाई यही तो हुआ, ये कह रहा प्रोटॉन क्या हुआ? इसके 1 है ना, प्रोटॉन क्या है? इसके 1 है, तो एटॉमिक नंबर इसका 1 हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि मास नंबर भी इसका क्या हो गया? मास नंबर भी क्या हो गया? इसका 1 हो गया, जो कि क्या होता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन की वैल्यू पहले से 1 है, तो 1 में ऐसा क्या जोड़ो कि 1 ही रहे? तो 0, इसका मतलब इसके पास न्यूट्रॉन ही नहीं होते। तो ये कह रहा हाइड्रोजन के जो हमारे प्रोटियम्स होते हैं, यानी कि वो एटम जिनके पास जिनका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी क्या है? 1 है, उनके पास न्यूट्रॉन ही नहीं होते। वही आता हमारा अगला आइसोटोप हाइड्रोजन का, जो कि होता है हमारा ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम हमारा वो आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन मास नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये कह रहा है इसके प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। इसके भी देखो, इसके भी प्रोटॉन 1 है ना, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 है, यानी कि तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 है। लेकिन इसका क्या था? इसका मास नंबर भी क्या था? 1 था, है ना, लेकिन इसका मास नंबर क्या हो गया? इसका मास नंबर 2 हो गया। इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो गया? 2 हो गया, और प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन भी क्या हो गया? भाई 1 में क्या जोड़ू कि 2 हो जाए? 1 ही जुड़ेगा, तो 1 में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया। तो प्रोटॉन 1 था, तो न्यूट्रॉन भी क्या हुआ? 1 हुआ, तभी तो मास नंबर 2 हुआ, ठीक है, 1 और 1 जुड़ के। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन भी एक ही है और न्यूट्रॉन भी एक ही है। किसके पास? ड्यूटेरियम के पास। और ड्यू का मतलब क्या होता है? 2, तो कह रहा है इसका मास नंबर 2 है, इसलिए इसका नाम रख दिया ड्यूटेरियम। वही कह रहा है ट्रीटियम, और ट्री मतलब 3, तो इसका ये कह रहा मास नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मास नंबर 3 होने का मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेंगे 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? इस बार 2 हो जाएंगे। तो देखा, हाइड्रोजन के ये एक ही एलिमेंट के एटम है हाइड्रोजन के, पर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं इनके अंदर ये कह रहा है कि प्रोटॉन तो सब में 1 है, लेकिन एक में न्यूट्रॉन है ही नहीं, एक में न्यूट्रॉन 1 मौजूद है और एक में न्यूट्रॉन 2 मौजूद है। तो ये कह रहा है इस तरीके से जो है हमारे एलिमेंट्स के एटम्स कई बार एग्जिस्ट कर जाते हैं, और उनको हम क्या कह देते हैं? आइसोटोप्स कह देते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है कार्बन आइसोटोप्स। जैसे कि हमारा हो गया ये कार्बन का आइसोटोप, ये कह रहा कार्बन का एक एटम ऐसा है जिसके पास क्या है? एटॉमिक नंबर वही दोनों में 6 रहेगा, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? सब में सेम है ना। एटॉमिक नंबर क्या रहता है? हमारा सेम रहता है, डिफरेंट कौन होता है? मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 रहेंगे दोनों पे, लेकिन इसका मास नंबर क्या हो गया? 12 हो गया, ठीक है। देखो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं, जो कि क्या होते हैं? जो कि होते हैं हमारे क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, जो कि एटॉमिक नंबर है। लेकिन ये कह रहा है जो मास नंबर है इसका, वो क्या हो गया? 12 हो गया। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन 6 थे तो 6 ही न्यूट्रॉन रहे होंगे, तभी तो मास नंबर जुड़ के 12 आया। लेकिन नीचे देखो जरा, नीचे वाले के जो प्रोटॉन है वो इसके भी 6 रहेंगे, जो कि इसका एटॉमिक नंबर है ना, जो कि क्या है? इसका एटॉमिक नंबर। लेकिन जो इसका मास नंबर है वो क्या है? 14। और अगर इसका मास नंबर 14 है, इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको सम करके 14 आया होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 14 सम करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करके 14 तब आएगा जब प्रोटॉन तो 6 है ही, तो साथ में क्या जुड़ जाए? न्यूट्रॉन 8 जुड़ जाए। तो ये कह रहा है इस वाले कार्बन के एटम में न्यूट्रॉन हो गए 8 और इस वाले कार्बन के एटम में हो गए न्यूट्रॉन 6, ठीक है। तो इसमें कार्बन के इस एटम में न्यूट्रॉन 6 है, इस कार्बन के इस एटम में न्यूट्रॉन 8 है। तो देखा कि अलग अलग एक ही एलिमेंट है कार्बन दोनों, लेकिन इसके अलग अलग एटम्स है, जिसमें एक में न्यूट्रॉन 6 है, एक में 8 है, मतलब एक में कम एक में ज्यादा, अलग अलग न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन हो जाते हैं अलग पर प्रोटॉन रहते हैं सेम, जिस वजह से प्रोटॉन तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूट्रॉन अलग हो जाता है, जिस वजह से मास नंबर भी क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। और ऐसे एटम्स को सेम एलिमेंट के हम क्या कह देते हैं? आइसोटोप्स कह देते हैं। क्लियर है। अब इसी के बाद एक और एग्जांपल है क्लोरीन। अब क्लोरीन का एग्जांपल देखने के साथ साथ हम अपना इसी में एक और कंसेप्ट आ जाता है, इसका सब टॉपिक जो हम अभी समझेंगे अगली स्लाइड में, जो कि है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है? ये कह रहा देखो, ये इस एटम का मास हो गया 12, इस एटम का मास हो गया 14, ऐसे ही कार्बन के, ऐसे ही हाइड्रोजन के इस एटम का मास हो गया 1,
हाइड्रोजन के इस एटम का मास हो गया 2, हाइड्रोजन के इस एटम का मास हो गया 3। तो ये कह रहा लेकिन हम हर बार अलग अलग तो नहीं गिनेंगे, या हम हर बार लेंगे कि पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन का ये कौन सा एटम है, या कार्बन का ये कौन सा एटम है, क्लोरीन का कौन सा एटम है, फिर उसका हम मास पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इन जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं किसी एक एलिमेंट के, उन सबका एक एवरेज मास निकाल लेते हैं और वही उस एलिमेंट का मास माना जाता है, तो उसी को बोल देते हैं एवरेज एटॉमिक मास, जो भी हम देखेंगे अपनी अगली स्लाइड में। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है कि हमारे कोई भी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं जिनमें मास नंबर या तो सेम हो या डिफरेंट हो, ये कह रहा सभी एटम्स ले लो और उन सबका जो मास होगा उनका एक एवरेज मास निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, और वही जो एवरेज मास निकल कर आएगा वही कहलाएगा उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। मतलब अगर हमारा कोई एक एलिमेंट है, मान लो उसका कोई आइसोटोप नहीं है, आइसोटोप्स में जो है अलग अलग आइसोटोप्स में वो एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरली, उसका एक ही तरीके के जो है एटम्स है सारे, मतलब उसके में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सभी एटम्स में बराबर रहेंगे ही, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सभी एटम्स में क्या बराबर है, मतलब मास नंबर क्या हो गया, सभी का बराबर हो गया, तब तो उस एलिमेंट के एटम के सबका मास क्या हो गया, सेम हो गया, तो उस एलिमेंट का वही मास माना जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने आइसोटोप्स में देखा, अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसके एटम्स अलग अलग जो है मास के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में नेचुरली, तो उन सभी मासेस का हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज वाइज उनका एवरेज मास कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको हम क्या कह देंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखते हैं हमारा क्लोरीन के आइसोटोप्स के साथ साथ हम एवरेज एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करना देख लेते हैं एक बार। तो ये कह रहा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट जब नेचर में एग्जिस्ट करेगा नेचुरली, किसमें 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप्स के फॉर्म में, तो उनका जो एवरेज मास होगा उन नेचुरली एग्जिस्ट एटम्स का, वो जो हम कैलकुलेट करेंगे वही क्या कहलाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन भी हमारा अलग अलग आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, उसके कुछ 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। ये कह रहा है कि उसके कुछ एटम्स का मास होता है 35 और कुछ एटम्स का मास होता है 37। तो ये 2 आइसोटोप्स में जो है हमारा क्लोरीन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ये कह रहा है कि लेकिन जो हमारा ये 35 मास वाला जो एटम्स है ना हमारे क्लोरीन के, ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं जो हमारे 37 वाले एटम्स है वो कम अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अब ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि 35 और 37 का एवरेज ले लिया, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे मैथ्स में करते हैं वैसे एवरेज निकाल लिया, ऐसे नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि ये हमारे 35 मास वाले आइटम्स जो है नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं और 37 वाले कम एग्जिस्ट करते हैं, और जो ये एग्जिस्ट करते हैं इनका एक रेशियो है 3:1 में जो है ये हमारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर मैं 4 एटम लूं क्लोरीन के, तो उन हर 4 एटम में से 3 एटम किसके होंगे, क्लोरीन 35 मास वाले होंगे, और एक एटम होगा 37 वाला। 3 एटम, 4 में हर 4 एटम में से 3 एटम होंगे 35 वाले और एक एटम होगा 37 वाला। तो उनको उसी अकॉर्डिंग, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एवरेज मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 100% में से 75% तो हो गया 35 वाला, और सिर्फ 25% एटम्स ही कौन से वाले, 37 वाले। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? देखो, ये कह रहा है कि जो 35 मास वाले एटम्स है वो 75% एग्जिस्ट करते हैं। परसेंट मतलब देखो, कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में होल होती है, कंप्लीट होती है, और कंप्लीट मतलब 100% होती है। मैथ्स में पढ़ा हमने कि कोई भी चीज अपने आप में क्या है, 100% है। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% है, और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन भी 100% हुआ अपने आप में, ठीक है। क्लोरीन के सारे आइटम्स क्या अपने आप में 100% है, पूरे अर्थ पे जितनी भी क्लोरीन है वो 100% हुई क्लोरीन। तो उस 100% क्लोरीन में से 3:1 में जो वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें से 3 वैल्यू किसकी, 35 एटम मास वाली, और 1 है 37 एटॉमिक मास वाली। तो ये कह रहा कि 3:1 का मतलब हो गया 75% हो गया 35 यू, और 75% हो गया 35 यू, और 25% हो गया 37 यू। तो ये कह रहा है 35 जो मास है वो 75% में एग्जिस्ट कर रहा है, तो 75/100 से मल्टीप्लाई कर दी, और जो हमारा 37 वाला है वो 25% में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, हमारा अर्थ में, तो उसकी हमने 25/100 से यानी कि 25% से मल्टीप्लाई कर दी। 25% मतलब परसेंट हटाया अपन में 100 आ गया,
है ना, परसेंट का साइन हटाया, अपन में 100 आ गया। अब सिंपल इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैसे देखो, ये 25 3 जा, ये 25 4 जा, तो अब इसे क्या कर देंगे, 35 3 जा 105 अपॉन में 4। इसी तरीके से ये 25 1 जा, ये 25 4 जा, तो 37 1 जा 37 अपॉन में 4। अब इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, इनको ऐड कर देंगे सिंपली, 105 और 37 क्या हो गया, 142 हो गया। अब सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 3 जा 12, 2 बजा 22, 4 5 जा 20, फिर 20 के बाद 2 बचा तो पॉइंट लग गया, अब 2 बचा, 2 के बाद लग गया 0, तो 4 5 जा 20, तो क्या आ गया 35.5 यू हमारा क्या आ गया, एवरेज एटॉमिक मास आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन का तुमने कोई एटम लिया और उसका जो है मास 35.5 यू है, नहीं, पॉइंट में कभी भी किसी एटम का कोई मास नहीं होता, हमेशा होल नंबर में होता, हमने पढ़ा है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से सबके जो है हमारे एटम के मास होते हैं, तो पॉइंट में किसी एटम का मास नहीं होता। लेकिन ये कह रहा है एक एवरेज मास निकाला हमने कि जो हमारा 35 और 37 जो थे मास, वो जिस रेशो में एग्जिस्ट कर रहे थे उसी अकॉर्डिंग हमने उनका क्या निकाला, मास निकाला, कि नेचर में जो है हमारा 105/4 तो 35 वाला एग्जिस्ट कर रहा है और 37/4 ये एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों को ऐड कर दिया और हमने क्या निकाल लिया, उनका एक एवरेज मास निकाल लिया, जो कि क्या माना जाता है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास माना जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर तुमने क्लोरीन ली ना, तो उसमें ये वाले एटम भी होंगे जिनका मास 35 होगा और ये वाले एटम भी होंगे जिनका मास 37 होगा। तो ये कह रहा है अगर तुमने क्लोरीन ली तो उसमें अगर तुम उनका टोटल एक मास एवरेज जो है कैलकुलेट करोगे उस पूरी क्लोरीन का, तो वो निकल कर आएगा कुछ 35.5, यानी कि ये कह रहा है कि टोटल मास को नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देना, तो ये जो है मास तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो ये वो हमारा क्या एवरेज एटॉमिक मास, और साथ में देखा हमने क्लोरीन के आइसोटोप्स दो, 35 और 37 वाले। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स अपनी अगली स्लाइड में। जो हमने अभी आइसोटोप्स पढ़े ना कि कोई भी जो एलिमेंट है उसके एटम्स अलग अलग मास में एग्जिस्ट करता, तो उसे हम आइसोटोप्स कह देते हैं उसी एलिमेंट के। उनके कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ पॉइंट्स है जो अभी हम देख लेते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अब ये हमारे आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस, मतलब उनके कुछ यूजेस हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं एक एलिमेंट के अलग अलग एटम जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या डिफरेंट है, मतलब उनका मास नंबर डिफरेंट है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है, अभी हमने देखा। लेकिन फिर भी वो जो है उनके कुछ एलिमेंट्स के कुछ जो आइसोटोप्स है वो जो है यूज आते हैं किसी पर्टिकुलर काम में। जैसे कि जो हमारा यूरेनियम है वो काम आता है एज अ फ्यूल, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा ईरान में जब अटैक हुआ, अमेरिका ने अटैक किया उसके न्यूक्लियर साइट्स पर, तो क्या न्यूज फैली कि ईरान का इतना ज्यादा यूरेनियम जो था वो अपनी जगह से गायब हो चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो काम आने वाला एलिमेंट है वो कौन है, यूरेनियम। और यूरेनियम का भी एक पर्टिकुलर आइसोटोप ऐसा होता है जो कि काम आता है किसका, यूरेनियम का आइसोटोप काम आता है एज अ फ्यूल, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। उसके अलावा जो कोबाल्ट होता है हमारा, कोबाल्ट का एक आइसोटोप काम आता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। मतलब जो कैंसर हमारी एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, हम सभी जानते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में जो है कोबाल्ट का एक आइसोटोप काम आता है। वहीं आयोडीन का एक आइसोटोप ऐसा होता है जो कि गोइट्रे के ट्रीटमेंट में काम आता है। गोइट्रे क्या होता है, गोइट्रे होता है हमारा यहाँ पे ग्लैंड होती है जो हमारी स्वेल कर जाती है, कब, आयोडीन की कमी होने पर, जो कि अपना हार्मोन नहीं निकालती, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड होता है हमारा यहाँ पे एक, उस थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो मेटाबॉलिज्म में काम आता है। अब वो रिलीज कब होता है, वो आयोडीन के प्रेजेंस में रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की अच्छी खासी अमाउंट हो। इसीलिए कहते हैं कि नमक हमारा वो खाना चाहिए जिसमें आयोडीन मौजूद होता है। तो ये कह रहा, लेकिन अगर आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाती है तो थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करना जो है कम कर देता, मतलब अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करता, जिस वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, गला सूज जाता है, मोटा मोटा हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं गोइट्रे हो गया है। अब कई बार लोग गोइट्रे वर्ड जानते नहीं है तो कह देते थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है। तो वो असल में होता क्या है, वो गोइट्रे होता है। गोइट्रे एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है, कब, जब वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रही, वो भी कब, जब आयोडीन की कमी हो जाती है। तो आयोडीन की कमी होने पे हो रहा है ना, इसीलिए आयोडीन का एक आइसोटोप जो है यूज किया जाता है इसी गोइट्रे की डिजीज को
ट्रीट करने की है। इसमें इसके ट्रीटमेंट में जो है काम आता है कौन, आयोडीन का आइसोटोप। तो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। अब देखेंगे हमारा अगला टॉपिक अगली स्लाइड में। अब हमारा अगला टॉपिक आइसोबार्स। जैसे कि हमने देखा आइसोटोप्स में कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे सेम, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर था सेम, बट उनका मास नंबर था डिफरेंट, क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, लेकिन उनमें सेम क्या था, उनमें सेम एटॉमिक नंबर था, और सेम का मतलब होता है आइसो। ठीक है, और यहां पर क्योंकि आइसो मतलब सेम है यहां पर भी, लेकिन यहां पे आइसो के बाद क्या आ गया, बार आ गया, और बार जो वर्ड यूज किया जाता है वो वेट के लिए किया जाता है, मास के लिए किया जाता है। और अगर लिखा आइसो बार तो इसका मतलब है कि सेम है क्या, बार, और बार मतलब मास, वेट, तो सेम मास रहेगा। तो ये कह रहा है कि आइसोबार्स वो होते हैं, आइसोटोप्स तो हो गए सेम, आइसोबार्स को भी देखते हैं। आइसोटोप्स तो वो हो गए जो सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स है, लेकिन आइसोबार्स में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या हुआ, आइसोबार्स वो अलग अलग एलिमेंट्स है जिनका सेम है क्या, मास, वेट। तो अलग अलग ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर अगर सेम हो जाए तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कह देते हैं, आइसोबार्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा कि ये वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं आइसोबार्स जिनके एटम्स कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, उनका सेम क्या हो जाए, मास नंबर हो जाए, उन्हें हम क्या कह देते हैं, आइसोबार कह देते हैं। जैसे कि हमारे कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन के अंदर जिनके एटॉमिक नंबर है दोनों के वो डिफरेंट है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा 20, ठीक है, आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या है 18, लेकिन दोनों का ही जो हमारा मास नंबर है, यानी कि इनका जो हमारा मास है इनका दोनों का, वो क्या हुआ 40 हुआ, यानी कि, और मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही कहां रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स कह दिया जाता है। तो कह रहा जो इन दोनों का सम होगा ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग एलिमेंट्स में, आइसोबार्स में, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा इनका सम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम आएगा जो कि मास नंबर होता है, वो जिन्हें हम क्या कहते थे, दोनों को इकट्ठा न्यूक्लियॉन्स क्या कह देते हैं, वो क्या रहेंगे, इसमें सेम रहेंगे, और प्रोटॉन क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो प्रोटॉन रहते डिफरेंट और मास नंबर रहता सेम। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कह देते हैं, आइसोबार्स कह देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, आइसोटोप में भी और आइसोबार में भी। आइसोटोप सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं जिनका मास अलग है, वहीं आइसोबार अलग अलग एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनका मास सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी अलग अलग एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता, उनमें प्रोटॉन्स हमेशा क्या होते हैं, अलग होते हैं, इस वजह से एटॉमिक नंबर उनका अलग होता है। तो आइसोबार्स वो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिफरेंट है, पर उनका मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, वो होते हैं हमारे आइसोबार्स। और इसी के साथ आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बाद साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट, और साथ में हमारा चैप्टर नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। और इसी के साथ हमारी क्लास 9 की केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स। धन्यवाद, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए।